ओके नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी इक्वेशंस की। एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने से है। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होता है ये जानेंगे, फिर जानेंगे हम मोलैरिटी इक्वेशन क्या होता है और फिर जानेंगे डाइल्यूशन इक्वेशन क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी इक्वेशन के पीछे एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? कि जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे तो एक का जितना ग्राम इक्विवेलेंट हो लगेगा दूसरे का भी उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट लगेगा। यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस is equal to number of gram equivalent of second substance। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अगर ये पहला सब्सटेंस जो हमको दिया है, अगर इसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है, तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर वॉल्यूम लीटर में आपको दिया गया है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम अगर हमको दिया गया है तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यानी अगर कोई सब्सटेंस एक और दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है, पहले वाले की नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन में लिया हमने, वो N1 है और उसका V1 वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है। दूसरा जिस सब्सटेंस से रिएक्ट कर रहा है उसकी नॉर्मेलिटी अगर N2 है और उसका वॉल्यूम V2 है जो रिएक्ट कर गया है, तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। इसी को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। इस नॉर्मेलिटी इक्वेशन में अगर तीन चीजें पता हो तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं। यही बेसिस बनता है प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन करने का। टाइट्रेशन में क्या कराते हैं कि एक सब्सटेंस का रिएक्शन हम दूसरे से कराते हैं। जैसे एसिड का रिएक्शन हम बेस से करा सकते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई है उसका रिएक्शन हम रिड्यूसिंग एजेंट से कराते हैं। एक सब्सटेंस यानी मान लीजिए एसिड का रिएक्शन हम किससे कराएंगे? बेस से अगर कराएंगे तो किसी एक का हमको नॉर्मेलिटी पता होता है और दूसरे की नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को आपस में हम रिएक्ट कराएं तो इसका कितना वॉल्यूम लगा हम मेजर कर सकते हैं, इसका कितना वॉल्यूम लगा हम मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम चूंकि हम ही रिएक्ट करा रहे हैं तो एक का कितना ml लिया और दूसरे से रिएक्ट कराया तो उसका कितना ml लगा, दोनों के वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। अगर एक की नॉर्मेलिटी पता हो तो दूसरे की नॉर्मेलिटी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है कि एक सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी हमको पता हो उसी से हम दूसरे सॉल्यूशन की जिसकी हमको नॉर्मेलिटी नहीं पता है उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। जिस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हमको पता होती है उसको हम कहते हैं नोन सॉल्यूशन, और जिसकी नॉर्मेलिटी नहीं पता होती है उसको हम कहते हैं अननोन सॉल्यूशन। तो अननोन चीजों की भी नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं। हमें ना भी दिया जाए तो हम उसको दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करा करके उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। दूसरा, नॉर्मेलिटी की जगह हम मोलैरिटी का भी यूज कर सकते हैं और तब इस इक्वेशन को हम कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है n इंटू मोलैरिटी, जहां n फैक्टर है। यानी यहां हम लिख सकते हैं N1 M1, इस N1 की जगह हम लिख सकते हैं N1 M1 और ये V1 इज इक्वल टू स्मॉल n2 M2 V2। जब भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें, अगर उनकी मोलैरिटी दी है तो हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मोलैरिटी में हमको N1 और N2 यहां पे क्या है? n फैक्टर है। ये क्या है? n फैक्टर है
और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि n फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो n1 और n2 भी क्या है, n फैक्टर। तो जब हम मोलैरिटी दी होगी तो हमको n फैक्टर कंसीडर करना होगा, लेकिन जब नॉर्मेलिटी दी होगी तो हमको n फैक्टर कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन। ये दोनों कब यूज किए जाएंगे, जब दो सब्सटेंस आपस में क्या करें, रिएक्ट करें। व्हेन टू सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, तो हम इसको यूज करेंगे। चलिए, यानी मोलैरिटी इक्वेशन क्या है, मोलैरिटी इक्वेशन है N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। ठीक है, जहां N1 और N2 क्या है, N फैक्टर है। अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम उनके रिएक्शन का एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि HCl NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हो जाएगा NaCl प्लस वाटर। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में यहां पर इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं, 1 और 1। लेकिन हर इक्वेशन में जरूरी नहीं कि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 1 ही हो। जैसे अगर ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है NaOH, तो वहां पर बैलेंस्ड इक्वेशन बनाएंगे आप, तो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगा Na2SO4 प्लस वाटर 2H2। यहां पे n फैक्टर H2SO4 का 1 है, लेकिन NaOH का क्या है, सॉरी n फैक्टर नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और 2 है। तो कभी कभी इस इक्वेशन में जब ये जैसे H2SO4 अगर NaOH से रिएक्ट कर रहा है या HCl NaOH से रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पे इस इक्वेशन को भी यूज करते हैं। कहीं कहीं पर किताबों में एक दूसरा इक्वेशन लिख दिया जाता है M1 V1 अपॉन N1 या Na यूज हम यहां कर ले रहे हैं, इज इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2 की जगह हम NB यूज कर ले रहे हैं। क्यों AB यूज करें, ताकि ये N1 और N2 से अलग दिखे। ये भी इक्वेशन सही है, लेकिन यहां पर Na और Nb जो है ये n फैक्टर नहीं है, ये क्या है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो दोनों ही इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही फार्मूलों से हम एक की मोलैरिटी दी हो तो दूसरे की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। यहां जब ये वाला यूज करेंगे तो ये इनके n फैक्टर हैं, और ये वाला जब यूज करेंगे तो ये N1 और N2, अगर इसको चाहें आप तो 1 लिख सकते हैं, ये 2 लिख सकते हैं। तो ये N1 और N2 जो क्या है, वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, आंसर सेम आता। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर इक्वेशन जो मोलैरिटी इक्वेशन है वो है N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2, यही मेन है। इसमें N1 और N2 क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, सॉरी N1 और N2 क्या है, यहां पर n फैक्टर है। लेकिन अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये भी गलत नहीं है, सिर्फ ये जो नीचे N1 और N2 लिखे होंगे वो होगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। और मोलैरिटी इक्वेशन और नॉर्मेलिटी इक्वेशन वहीं यूज करेंगे जहां पर दो सब्सटेंस आपस में क्या करें, रिएक्ट करें। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में हमको n फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है। ये फिक्स है कि एक का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा दूसरे के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा, चाहे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो। तो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। लेकिन अगर हम मोलैरिटी इक्वेशन यूज कर रहे हैं तब हमको या तो n फैक्टर पता होना चाहिए या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, ताकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर पाए। तीसरा होता है डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन कहां होता है, जब हम कोई सॉल्यूशन ले लें और उसी में पानी मिलाएं, तो पानी मिलाने से पहले उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम अलग होगा, पानी मिलाने के बाद उसका मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम बदल जाएगा। जैसे एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम उसका V1 हमने लिया है और उसकी नॉर्मेलिटी N1 है। और पानी मिलाने के बाद इसका मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ के V2 हो गया, मोलैरिटी घट गई, M1 हो गई, सॉरी M2 हो गया, और नॉर्मेलिटी भी चेंज होकर के N2 हो गई। तो यहां पर डाइल्यूशन इक्वेशन में पानी मिलाने से पहले मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू पानी मिलाने के बाद मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम।
या पानी मिलाने से पहले नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू पानी मिलाने के बाद नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट फिक्स है, उसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी फिक्स है और नंबर ऑफ मोल भी फिक्स है। तो M1V1 क्या बताता है? नंबर ऑफ मोल, अगर वॉल्यूम लीटर में है तब। और N1V1 क्या बताता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो पानी मिलाने से पहले नंबर ऑफ मोल, पानी मिलाने के बाद नंबर ऑफ मोल, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। पानी मिलाने से पहले ग्राम इक्विवेलेंट, पानी मिलाने के बाद ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? बराबर होगा। वॉल्यूम और कंसंट्रेशन चेंज होगी लेकिन नंबर ऑफ मोल थोड़ी चेंज होगा। अगर एक गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी घोल दिया, अब उस गिलास के पानी में हम 1 बाल्टी पानी में मिला दें उसको, तब भी नंबर, अगर हमने अलग से कोई चीनी नहीं मिलाई तो चीनी का जो अमाउंट होगा वो 1 चम्मच ही रहेगा, चाहे वो 1 गिलास पानी में हो, चाहे उसमें पानी बढ़ा करके 1 बाल्टी कर दिया जाए। ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये इक्वेशन हम डाइल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन। यहां पे एन फैक्टर हमको नहीं लेना होता है क्योंकि दोनों तरफ एक ही सब्सटेंस होगा, तो जो एन फैक्टर यहां होगा वही एन फैक्टर यहां भी होगा। तो इस तरीके से हम कोई न्यूमेरिकल जिसमें हम 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करा सकते हैं या एक ही सब्सटेंस में पानी मिला करके उसकी मोलैरिटी चेंज करते हैं, तो हम न्यूमेरिकल उस पर कर सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। अगला जो टॉपिक है कि अगर हमारे पास 2 सॉल्यूशन अलग अलग दे दिए जाए और उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए, जैसे एक एसिड दे दिया जाए और उसमें दूसरा एसिड मिक्स कर दिया जाए, या एक एसिड दे दिया जाए उसमें बेस मिक्स कर दिया जाए, या तीसरा बेस दे दिया जाए और उसमें बेस मिक्स कर दिया जाए, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी क्या होगी? अगर दोनों सेम है तब तो अलग कंडीशन बनेगी, लेकिन अगर एक एसिड और एक बेस है तो ये आपस में रिएक्ट करेगा और इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी अलग तरीके से निकालेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं जब हम 2 सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दें तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की क्या मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी। तो पहला तो हम ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एसिड हो और दूसरा भी एसिड हो, 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस, बहुत सारे, जैसे एक HCl हो, दूसरा HNO3 हो, या एक HCl हो, दूसरा H2SO4 हो, इनको मिक्स करेंगे तो हमको जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा उसकी मोलैरिटी क्या होगी। सपोज करिए शुरू में जो HCl था उसकी मोलैरिटी M1 थी, वॉल्यूम V1 लिया, इसकी HNO3 की मोलैरिटी M2, वॉल्यूम V2 लिया। दोनों को जब हमने मिक्स किया तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी सपोज करो M3 आ गई और उसका जो वॉल्यूम हो गया वो V3 हो गया। V3 क्या होगा? V1 प्लस V2। V3 क्या होगा? V1 प्लस V2। तो यहां पर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि M3 विल बी इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं M3 इंटू V3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, या M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V3 की जगह हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2। एक्चुअली ये है क्या? M1 V1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट यानी HCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर H2SO4 भी दिया रहता तो हम क्या करते? H2SO4 भी दिया रहता तो हम H2SO4 को भी इसी तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है, इनकी क्या दी हुई है? नॉर्मेलिटी। इसकी नॉर्मेलिटी N1 दी है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 दी है, इसका वॉल्यूम V2 है। रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन आया उसकी नॉर्मेलिटी N3 हो गई, वॉल्यूम V3 हो गया, तो N3 विल बी इक्वल टू
मैं इसको व्हाइट कर देता हूं। N3 विल बी इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कुछ नहीं करना है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है वो दोनों के नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम दो बेस आपस में मिला देते हैं तो भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा। दो बेस होगा तब भी यही प्रोसेस यूज किया जाएगा। लेकिन अगर एक एसिड हो और दूसरा क्या हो, बेस हो, उस केस में ऐसा नहीं होगा। उस केस में मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो पहले हम दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। मान लीजिए इसकी नॉर्मेलिटी N1 दी है, इसका वॉल्यूम V1 दिया है, इसकी नॉर्मेलिटी N2 दी है, इसका वॉल्यूम V2 दिया हुआ है। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, N1V1, और इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, N2V2। इसमें कौन ज्यादा होगा उसमें से दूसरे को घटा देंगे, जो बचेगा वही बचेगा। तो सपोज करो कि N1V1 माइनस N2V2, माइनस मतलब जो बड़ा होगा उसमें से दूसरे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। ये जो होगा ये होगा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी N3 ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन का क्या होगा, ये नॉर्मेलिटी होगा। नॉर्मेलिटी निकालने के बाद मोलैरिटी अगर हमको निकालना हो, एक एसिड है और दूसरा बेस है, तो यहां पर क्या करेंगे कि पहले नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, फिर जो बचेगा, मान लीजिए इस केस में बेस ज्यादा है, इसका नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये बच जाएगा। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो किसका बचेगा, बेस का। एसिड पूरा क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। अब नॉर्मेलिटी निकल आई तो वो किसकी नॉर्मेलिटी आएगी, बेस की। अब मोलैरिटी जब निकालना होगा तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी ऐसे नहीं निकालेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मोलैरिटी जब निकालना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे कि नॉर्मेलिटी में n फैक्टर से मत, क्योंकि अब सिर्फ एक ही सब्सटेंस बचा। जब एसिड और बेस से हमने रिएक्शन कराया तो सिर्फ एक ही बचा, चाहे एसिड बचेगा चाहे बेस, जो ज्यादा होगा वो बचेगा, मतलब जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा वो बचेगा। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हमने मान लिया बेस का ज्यादा है, तो बेस क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो जो नॉर्मेलिटी आएगी वो किसकी आ जाएगी, बेस की आ जाएगी। तो जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टर इंटू नॉर्मेलिटी। तो जो नॉर्मेलिटी आई उसमें हम n फैक्टर किसका लेंगे, n फैक्टर बेस का लेंगे यहाँ पे, क्योंकि बेस ही बचेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम एसिड को एसिड में मिला के या बेस को बेस में मिला देंगे तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 ऐसे जोड़ लेंगे, या M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, जहां V3 जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। लेकिन जब एक एसिड और एक बेस होगा तब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब हम आपको एक एग्जाम्पल करा के दिखा देते हैं, फिर बात करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास HCl दिया हुआ है और उसका रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH से। इसकी मोलैरिटी 1/20 है और इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml है। दूसरा है इसकी मोलैरिटी 1/50 है मान लीजिए, और इसका जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। अब ये कहेंगे कि यहां पर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का
मोलैरिटी क्या होगा या उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए, अब एक एसिड है और एक बेस है, तो ऐसा नहीं कर देंगे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे नहीं, इन दोनों के पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये इसकी मोलैरिटी है और मोलैरिटी, और ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। तो इससे हम इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मोलैरिटी को हम नॉर्मेलिटी में बदल सकते हैं, कैसे, n फैक्टर से। इसके लिए n फैक्टर भी 1 है, तो जो इसका मोलैरिटी होगा, हम पढ़े हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू मोलैरिटी। n फैक्टर इसके लिए भी 1 है, n फैक्टर इत्तेफाक से यहाँ पर इसके लिए भी 1 है, तो जो इसकी नॉर्मल मोलैरिटी है वही इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, यानी इसकी नॉर्मेलिटी भी 1/20 हो जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी भी 1/50 हो जाएगी। अब नॉर्मेलिटी से वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो 1/20 इंटू इसका वॉल्यूम 100, ये आ जाएगा 5, क्योंकि ये 100 ml में है, ये ग्राम इक्विवेलेंट ना आकर के क्या आएगा, मिली इक्विवेलेंट। या अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, इंटू 10⁻³ कर देंगे, इंटू 10⁻³ उसी तरीके से इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/50 इंटू 500, ठीक है, 500। और यहां पर ये भी क्या आएगा, इंटू 10⁻³ अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं तो ये 100 आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी नॉट 100, इट विल कम 10, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ अब किसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, आप ग्राम इक्विवेलेंट की जगह यहाँ 10⁻³ हटा देंगे तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मिली इक्विवेलेंट, इसका मिली इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। अगर ml में हम ले लेते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट। एक ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10⁻³ मिली इक्विवेलेंट होता है। इसका मिली इक्विवेलेंट 5 आ गया, इसका मिली इक्विवेलेंट 10 आ गया। कौन ज्यादा है, NaOH ज्यादा है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आएगी, वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी N3 विल बी इक्वल टू 10 - 5 डिवाइडेड बाई दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे 600 ml, ये आ जाएगा 5/600, ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। और ये बचेगा सॉल्यूशन किसका, NaOH का। तो अब इसकी मोलैरिटी निकालनी होगी, तो मोलैरिटी जब आप निकालेंगे तो मोलैरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू नॉर्मेलिटी। इत्तेफाक से यहाँ n फैक्टर 1 है, यहाँ पे अगर हम CaOH2 लेते तो ये 2 हो जाता, H2SO4 लेते तो ये 2 हो जाता n फैक्टर। तो यहाँ पे 1 इंटू 5/600, ये इसकी मोलैरिटी हो जाएगी। रिजल्टिंग सॉल्यूशन अगर इसको M3 कह दे, ये इसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। तो इस तरीके से जब एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा तो हम कैसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो यहां ध्यान रखना है, पहले नॉर्मेलिटी निकालेंगे, फिर n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मोलैरिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी निकालने के लिए तरीका क्या है, कौन ज्यादा है उसके ग्राम इक्विवेलेंट में से दूसरे का ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। या अगर आप डायरेक्ट मोलैरिटी भी निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, तब आप उसको बैलेंस्ड इक्वेशन लेना पड़ेगा। जब दो सब्सटेंस का निकालेंगे तो एक का टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, दूसरे का टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, और फिर उसमें n फैक्टर को भी काउंट कराएंगे, यानी कौन बच जाएगा वो उसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, और फिर उसके बाद मोलैरिटी निकाल सकते हैं।